हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज जो टॉपिक हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है जेम्स जॉयस के बारे में। हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि डिस्कस जेम्स जॉयस एज अ साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट। तो आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि जेम्स जॉयस को एज अ साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट दिखाना, कि वो कितने अच्छे साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट थे और उनके कौन कौन से मेजर वर्क्स थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। जेम्स जॉयस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द नॉवलिस्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन। तो मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन के जेम्स जॉयस एक बहुत ही बेहतरीन, आप कह सकते हो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट थे। ही वॉज बॉट एंड अप इन डबलिन, आयरलैंड। आयरलैंड की जो कैपिटल है डबलिन, वहाँ पे उनका जन्म हुआ और वहीं पे वो पले बड़े। एंड वॉज द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट, और जॉयस बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट माने जाते थे। His works are less in number, but they are sufficiently enough to mark his brilliant skills as well as genuinity. हालांकि जॉयस ने बहुत कम लिखे हैं, जो भी उनके वर्क्स हैं वो नंबर के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जितने भी उनके कम नंबर के भी वर्क्स हैं वो इतने ज़्यादा इनफ हैं कि एक दो पढ़ के ही आप बता सकते हो कि वो कितने अच्छे राइटर थे। हिज वर्क्स आर सफिशिएंट इनफ टू ब्रिंग हिज नेम इनटू फेम, और उनके जो वर्क्स हैं वो काफ़ी हैं उनके नाम को फेम में लाने के लिए, और इसलिए उनके कम नंबर ऑफ वर्क्स होने के बावजूद वो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट माने जाने लगे। ही बिकेम सेलिब्रिटी बाय हिज 3 फेमस वर्क्स, और वो अपने टाइम यानी कि 20th सेंचुरी के फेमस सेलिब्रिटी बन गए थे उनके 3 मेजर वर्क्स की वजह से। वो मेजर वर्क्स हैं, दे आर अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, यूलाइसिस और फिनिगन्स विक। ये तीनों उनके मेजर वर्क्स थे जिनकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। ऑल ऑफ दिस नॉवेल्स आर इम्पॉर्टेंट एडिशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन। ये सारे ही नॉवेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन माने जाते हैं इंग्लिश नॉवल के। एंड हैड ग्रेट अचीवमेंट्स, और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त किए थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे ये तीनों वर्क्स उनके। जॉयस हैड अप्लाइड टोटली डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्टाइल इन हिज वर्क, और ये बहुत ही जो जॉयस थे ये बहुत ही अलग स्टाइल और टेक्निक यूज करते थे अपने वर्क्स में। जॉयस हिस्ट्री। जेम्स जॉयस वॉज बॉर्न एंड अप इन डबलिन, आयरलैंड। तो वो डबलिन में उनका जन्म हुआ और वो वहीं से पले बड़े। ही वॉज अ फेमस साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट, और वो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट थे। ही वॉज मोस्टली नोटेड फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू लिटरेरी मेथड्स। और जॉयस बहुत ही ज़्यादा फेमस थे क्योंकि वो लैंग्वेज के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते थे लिखने के समय, और न्यू लिटरेरी मेथड्स भी वो यूज़ करते थे लिखने समय। His A Portrait of the Artist as a Young Man is his biographical novel. उनकी जो ये नॉवल थी जिसका नाम था A Portrait of the Artist as a Young Man, ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल मतलब कि वो खुद की ही स्टोरी लिखे थे खुद से इस नॉवल में। तो इन दिस ही अपियर्ड एज ए हीरो, और इस नॉवल में वो अपने आप को एज ए हीरो दर्शा रहे थे। जॉयस यूलाइसिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट नॉवल इन इंग्लिश, और इनकी जो नेक्स्ट नॉवल है हमारी यूलाइसिस, ये वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट नॉवल मानी जाती है इंग्लिश फिक्शन में। इट्स सेंट्रल कैरेक्टर इज लियोपार्ड ब्लूम, और यूलाइसिस की सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि मेन हीरो का नाम है लियोपार्ड ब्लूम। ही वॉज एन एंटी हीरो रेदर देन ए हीरो, और ये जो मेन कैरेक्टर है लियोपार्ड ब्लूम, ये एक एंटी हीरो है, हीरो नहीं है। मतलब एंटी हीरो का मतलब ये हो गया कि ये मेन कैरेक्टर है लेकिन इसमें हीरो वाले गुण नहीं है। Most of the characters and events of this novel has been derived from Greek stories. तो ऐसे बहुत सारे events और characters आपको इस नॉवल में देखने को मिलेंगे जो कि ग्रीक स्टोरी से इंस्पायर्ड हुए हैं और उससे लिए गए हुए हैं। Psychological novel is the novel in which the main interest lives in मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल नॉवल हम वैसे नॉवेल्स को जानते हैं जिसमें कि कैरेक्टर्स के मेंटल और इमोशनल चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इट वॉज बॉर्न बिटवीन 1913 टू 1915, और ये जो साइकोलॉजिकल नॉवल है ये 1913 और 1915 के बीच डेवलप हुआ था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, और इस टाइप के नॉवल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल भी कहा जाता है, एंड नॉवल ऑफ साइलेंट इंटरनल मोनोलॉग, और ऐसे नॉवेल्स को नॉवल ऑफ साइलेंट इंटरनल मोनोलॉग भी कहा जाता है।
दिस काइंड्स ऑफ नॉवेल ड्रॉ अटेंशन ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इस तरह के जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं वो कैरेक्टर्स के जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो मेंटल और इमोशनल जो डेवलपमेंट होती है किसी भी एक इंसान के अंदर, उसके बारे में लिखा जाता है इस नॉवेल्स के अंदर। दिस टर्म वॉज फर्स्ट फाउंड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। और ये जो पहला जो ये वर्ड है साइकोलॉजिकल नॉवल, ये विलियम जेम्स के द्वारा फाउंड आउट किया गया था इन हिज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1898। तो उनकी जो ये बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1990 में आई थी, उसमें इन्होंने इस चीज़ के बारे में पहली बार जिक्र किया था। जॉयस थ्री मेजर वर्क्स। तो जॉयस के जो 3 मेजर वर्क्स है जो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वो हम डिस्कस करेंगे। जॉयस वर्क्स आर लेस इन नंबर बट आर सफिशिएंट इनफ टू मार्क हिज ब्रिलियंट स्किल्स। हालांकि इन्होंने बहुत कम नॉवेल्स लिखा था, ये मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने बहुत कम नॉवेल्स लिखा था, लेकिन उस कम नॉवेल्स होने के बावजूद इनके काम बहुत बेहतरीन हुए थे। हिज 3 मेजर वर्क्स आर एज फॉलोज, और उनके 3 मेजर वर्क्स हैं। पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, दूसरा है यूलाइसिस, तीसरा है फिनिगन्स वेक। अब हम इन तीनों नॉवेल्स को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इट वॉज हिज फर्स्ट बुक ऑफ फिक्शन। ये इनकी फर्स्ट बुक ऑफ फिक्शन थी। एज जॉयस फर्स्ट बुक ऑफ फिक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज द फर्स्ट नॉवेल रिटन इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट बुक ऑफ फिक्शन थी और उनकी पहली बुक थी जिसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया था। दिस नॉवल सेट अ न्यू ट्रेंड इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल। तो ये जो साइकोलॉजिकल नॉवल का दौर चल रहा था उस टाइम पे, उस सेंचुरी में, तो इसमें इन्होंने काफी नाम कमा लिया था। इट वॉज हीज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी, यानी कि वो अपनी ही लाइफ की स्टोरीज लिखे थे इस नॉवल में। जॉयस हैड अपीयर्ड एज अ हीरो इन दिस नॉवल, और इस नॉवल में जॉयस अपने आप को हीरो की तरह दर्शा रहे थे। हिज कैरेक्टर नेम वाज स्टेफन डेडुलस। तो इनका जो कैरेक्टर नेम है वो स्टेफन था इस वाले नॉवल में। सेकेंड जो मोस्ट फेमस वर्ल्ड फेमस वर्क है जॉयस का, वो है यूलाइसिस। जेम्स जॉयस यूलाइसिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉवल इन द इंग्लिश फिक्शन। तो इंग्लिश फिक्शन में ये उनका एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा जाने वाला वर्क माना जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वॉज ऑल्सो यूज हेयर विद द ग्रेट इफेक्टिवनेस। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल नॉवल का जो मेन जो पॉइंट होता है हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, वो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने यूज किया था। द कैरेक्टर स्टेफन डिडलस वॉज ऑल्सो फाउंड इन दिस नॉवल। तो ये जो कैरेक्टर है स्टेफन, जो कि हमें अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में देखने को मिला था, जिसमें जॉयस खुद का ही नाम एज ए हीरो ये रखते हैं, तो ये कैरेक्टर हमें यूलाइसिस में भी देखने को मिलता है। दिस नॉवल सेंट्रल कैरेक्टर वॉज लियोपार्ड ब्लूम, और इस नॉवल यानी कि यूलाइसिस का सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है लियोपार्ड ब्लूम। ही इन दिस नॉवल वॉज एन एंटी हीरो इंस्टेड ऑफ हीरो, और इस नॉवल में ये एक एंटी हीरो की तरह रहते हैं, हीरो नहीं रहते हैं। मेनी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स ऑफ दिस नॉवल हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम ग्रीक स्टोरीज। ये मैंने पहले भी बताया कि जब आप यूलाइसिस पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स और कैरेक्टर्स ग्रीक स्टोरीज से लिए गए हैं। एज द टाइटल सजेस्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वॉज ऑल्सो यूज्ड इन दिस राइटिंग नॉवल। तो इस नॉवल यानी कि यूलाइसिस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी आपको जरूर मिलेगा। तीसरा हमारा मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ जॉयस है फिनिगन्स वेक। जॉयस ओनली अनदर नॉवल वाज फिनिगन्स वेक। तो इनका जो नेक्स्ट नॉवल है हमारा वो है फिनिगन्स वेक। इन दिस नॉवल ही वाज डेवलप्ड हिज टेक्निक टू अ पॉइंट वेयर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस। तो जब ये आप पढ़ोगे फिनिगन्स वेक, तो इसमें आपको एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें लिखते लिखते। जॉयस इज अ सीरियस नॉवलिस्ट हुज कंसर्न इज चीफली व्हेन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो जब आप ये नॉवेल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जॉयस जो है वो एक बहुत ही सीरियस नॉवलिस्ट है और वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉयस स्टाइल एंड टेक्निक ऑफ राइटिंग। तो जॉयस किस स्टाइल और टेक्निक से लिखते थे? इन द यूज ऑफ न्यू टेक्निक जॉयस इज अ प्योनियर। तो जब हम न्यू टेक्निक की बात करते हैं, जब न्यू लिटरेरी लिखने के तरीके की बात करते हैं, तो जॉयस उसमें बहुत ही अच्छे थे। हिज लेड हैज़ बीन फॉलोड बाय मेनी मेजर वर्क्स। और जब वो जिस तरीके से लिखते थे उसे पढ़कर बहुत सारे मेजर राइटर्स जो थे वो उनकी चीज़ों को फॉलो करते थे। जॉयस इज एन एक्सपेरिमेंटर। जॉयस एक
सॉरी, जॉयस एक एक्सपेरिमेंटर माने जाते थे क्योंकि वो बहुत लिखते लिखते बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे अपने नॉवेल्स और वर्क्स के ऊपर। In his use of stream of consciousness technique, he went further and deeper than any other period of our literature. तो जब ये बहुत फेमस दौर चल रहा था साइकोलॉजिकल नॉवल का, तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक उस टाइम पे यूज़ होता था, तो कोई राइटर इतने डीप नहीं गए थे जितना कि जॉयस इस चीज़ को लेकर के डीप गए थे और लिखे थे। He had a great flexibility in dealing with time and delicacy of psychological perception. तो ये जब साइकोलॉजिकल नॉवेल्स अपनी लिखते थे या कोई भी अपने वर्क्स जिसमें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज होता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे कि किस तरीके से लिखना है, चाहे वो टाइम को लेके हो या डेलिकेसी को लेके हो। अब आते हैं हमारा मेजर टॉपिक जो है जॉयस एज अ साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट। तो जॉयस एज अ साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट वो क्यों फेमस थे? जेम्स जॉयस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जेम्स जॉयस जो है वो 20th सेंचुरी के ग्रेट नॉवलिस्ट माने जाते थे, आप कह सकते हो कि ग्रेट साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट माने जाते थे। ही इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवल। तो जब इंग्लिश नॉवल में ये चीज़ चल रहा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो इनका नाम बहुत ही ऊपर लिया जाने लगा था। Joyce's first work was The Dubliners, a collection of short stories is based on the slum life of Dubliners. तो इनका जो सबसे पहला वर्क था वो था द डबलाइनर्स। ये एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का, एक शॉर्ट स्टोरीज का बहुत कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन था, जिसमें कि उन्होंने डबलाइनर्स यानी कि जो डबलिन के नेटिव्स थे उनके स्लम लाइफ के बारे में बताया था। दिस स्टोरीज आर रिटन इन सिंपल प्रोज, और ये स्टोरीज बहुत ही सिंपल वर्ड और सिंपल प्रोज के जरिए लिखा हुआ था। यूलाइसिस इज जॉयस मास्टरपीस, यूलाइसिस जॉयस की मास्टरपीस मानी जाती है। इट इज रिमार्केबल साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द लाइफ एंड माइंड ऑफ लियोपार्ड एंड मिसेस ब्लूम ड्यूरिंग अ सिंगल डे। तो इस नॉवल में हम क्या देखते हैं कि ये पूरी की पूरी नॉवल एक सिंगल डे पे बेस्ड है, जिसमें कि लियोपार्ड और मिसेस ब्लूम के माइंड और लाइफ की साइकोलॉजिकल स्टडी जॉयस करते हुए दिखते हैं। हिज फिनिगन्स वेक वॉज हिज मोस्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवल। जैसा कि मैंने बताया कि जॉयस एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट के बारे में जाने जाते थे, तो ये फिनिगन्स वेक इसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की हुई थी लिखने के दौरान। लास्टली हम इस अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे बाय द कंक्लूजन। हेंस बाय द अबव डिस्कशन वी मे नाउ से दैट देयर इज अ वाइटल कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स जॉयस। तो जब हम ऊपर की ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जेम्स जॉयस का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है एज अ साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट उस टाइम पे, एंड हिज वर्क एज अ साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट। और उनके साइकोलॉजिकल जो नॉवल वो लिख रहे थे उस टाइम पे इनका नाम बहुत ही फेमस हुआ था। हिज वर्क्स आर रिमार्केबल, इनके जो भी लिखे हुए वर्क्स हैं, जो भी नॉवेल्स हैं, जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जितने भी वर्क्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। एंड आर जेन्युइन फॉर्म, और बहुत ही सही तरीके से और जेन्युइनिटी के साथ वो लिखा हुआ था। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आपके सिलेबस की हो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।